नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेब असिस्टेंट के मॉडल नंबर 5 में आज हम राजस्थान के भूगोल के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिएगा, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। कारण यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आर्द्र जलवायु वाला जिला है वो जिला कौन सा है? झालावाड़। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है, यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है, प्रति वर्ष जो वार्षिक वर्षा होती है वो वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है। यानी 100 वार्षिक वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो जिला कौन सा? झालावाड़। यदि आपको जलवायु भी पूछ ले कि झालावाड़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। अगला देखिएगा, राजस्थान या राज्य के किस जिले में सीता माता अभ्यारण्य स्थित है? जो सीता माता अभ्यारण्य स्थित है ये राजस्थान के 3 जिलों में विस्तृत है। एक जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़, दूसरा जिला जिसका नाम है उदयपुर और तीसरा जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। 3 जिलों में विस्तृत सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़न गिलहरी यहाँ के महुआ के वृक्षों में छिपकर रहती है। महुआ के वृक्षों में छिपकर रहती है उड़न गिलहरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से राज्य में टंगस्टन खनिज क्षेत्र है। राजस्थान में जो टंगस्टन खनिज क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान में जो सर्वाधिक टंगस्टन निकलता है वो डेगाना में निकलता है। दोस्तों, राजस्थान के डेगाना कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ पर सर्वाधिक टंगस्टन निकलता है। इसके अलावा नागौर के अलावा पाली जिले का एक स्थान है जिसका नाम है नाना कराब। नाना कराब क्षेत्र है पाली जिले का, यहाँ पर भी टंगस्टन निकलता है। पाली में निकलता है, नागौर के डेगाना में निकलता है और इसके अलावा सिरोही जिले में भी टंगस्टन का उत्पादन होता है। लेकिन हालांकि डेगाना में वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादित जो क्षेत्र है वहां से उत्पादित टंगस्टन नहीं उत्पादित किया जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान में मनरेगा में महिलाओं को कम से कम कितने प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है? जो देखिएगा, जो ये योजना मनरेगा, इस मनरेगा में महिलाओं को कितना प्रतिशत रोजगार दिया जाना आवश्यक है? तो राजस्थान में इसके अंतर्गत लगभग 1/3 जो स्थान होता है वो किसका होता है? महिलाओं का होता है। और कुल जो प्रतिशत है वो कुल प्रतिशत 33.33% महिलाओं को रोजगार देना आवश्यक है इस योजना में। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंचाई योजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना है? जो राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना है उसका नाम है गंग नहर। ये गंग नहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना है और इस गंग नहर की जो शुरुआत की गई थी, जो आरंभ किया गया था, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। इस कारण देखिएगा, इस कारण महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह बीकानेर में सन 1921 में ये गंग नहर लेकर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार, केवल अक्षांशीय विस्तार पूछा है। तो देखिएगा, जो अक्षांश रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती क्या है? सबसे पहले जो अक्षांश रेखा होती है दोस्तों, ये अक्षांश रेखा होती क्या है? यानी ग्लोब पर देखा, जो ग्लोब होता है इस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची जाने वाली रेखाएं होती है उनको कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो राजस्थान है ये इन 2 अक्षांशों के मध्य है। जो उत्तरी अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा, असंगत को छांटिए। जो असंगत है इसको छांटना है।
जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है दोस्तों? तो इसमें 40% जनसंख्या, ये सही है। जो अरावलीय प्रदेश है, इसमें जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितनी है दोस्तों? इसमें जनसंख्या 19% नहीं होती है। इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में 29%, यह भी सत्य है। और दक्षिणी पूर्वी पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। तो अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। तो असंगत पूछा आपसे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर को अवरोही क्रम के अनुसार जिले हैं। जो राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर हुई है, वो अवरोही क्रम के अनुसार जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? तो देखिएगा, सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है वो किसकी हुई है? सर्वाधिक जो हुई है वो बाड़मेर की हुई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की हुई है। बाड़मेर की कितनी? 32.5% रही है। बाड़मेर के बाद में जो हुई है वो जैसलमेर की हुई है। बाड़मेर के बाद में जैसलमेर की, जो जैसलमेर की हुई है वो 31.8% हुई है। जैसलमेर के बाद में जोधपुर की हुई है। जोधपुर की जो हुई है वो 27.7% हुई है। और जोधपुर के बाद में हुई है बांसवाड़ा की, और बांसवाड़ा की जो वृद्धि दर रही है जनसंख्या की वो 26.5% रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा, एक तरफ एक सूची दे रखी है और दूसरी तरफ दूसरी सूची दे रखी है। आपको मिलान करना है कि कौन सा खनिज कहाँ पर उत्पादित होता है, कौन सा खनिज धातु कहाँ पर उत्पादित होता है। तो देखिएगा, एक तरफ जो दे रखे हैं वो खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उत्पादित क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिएगा, लोहा अयस्क, राजस्थान में जो लोहा अयस्क होता है वो लोहा अयस्क कहाँ पर होता है? तो लोहा अयस्क नाथरा की जो पाल है, नाथरा की पाल कहाँ पर है? उदयपुर में। नाथरा की पाल है कहाँ पर? उदयपुर में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा चौथ का जो बरवाड़ा है ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा जो जामर कोटड़ा है, जो जामर कोटड़ा ये कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर में। और जो खो दरीबा है, राजस्थान में जो खो दरीबा है, खो दरीबा ये जो स्थान है ये अलवर जिले में है। किस जिले में? अलवर जिले में। तो देखिएगा, नंबर 2, शीशा और जस्ता कहाँ निकलता? चौथ का बरवाड़ा में निकलता। जहाँ शीशा जस्ता निकलता वहाँ चांदी भी निकलती है, और ये दोनों साथ साथ में प्राय एक साथ में निकलते हैं। इस कारण इन दोनों खनिजों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इन दोनों खनिजों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। जो तांबा निकलता है वो खो दरीबा में निकलता है, और जो रोग फास्फेट निकलता है वो जामर कोटड़ा में निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, वही एक तरफ सूची दे रखी है परियोजना, एक तरफ सूची में परियोजना और दूसरी तरफ जिले। कौन सी परियोजना कहाँ की परियोजना है? तो देखिएगा, इसमें से याद रखिएगा, जो सोम कमला अंबा परियोजना है ये डूंगरपुर की परियोजना है। यहाँ पर दो नदी जो बहती है, सोम, जाखम और माही, 3 नदियों का संगम भी होता है। इसके अलावा सोम कमला अंबा, इन पर बनाई गई जो परियोजना है उसे कौन सी परियोजना कहते हैं? सोम अंबा कमला परियोजना भी कहते हैं। तो देखिएगा, नंबर जो बी है जाखम, जाखम जो दोस्तों बांध है वो प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा जो मोरेल बांध है दोस्तों, जो कौन सा बांध है? मोरेल बांध, ये मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है। और जो इसरदा बांध है वो इसरदा बांध पर है, टोंक जिले में बना हुआ बांध है। टोंक जिले का इसरदा बांध, मोरेल जो बांध है वो सवाई माधोपुर में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, सोम अंबा जो कमला परियोजना है ये डूंगरपुर की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3। दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे दे रखा है, देखिएगा, सत्य कथन को छांटिए। सत्य कथन कौन सा है इसमें से? तो देखिएगा, पूर्वी मैदानी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा द्वारा मरुस्थल से पश्चिमी मरुस्थल से अलग होता है। दोस्तों ये गलत है। जो देखिएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, इससे देखिएगा जो रेतीला मरुस्थल है, ये रेतीला मरुस्थल
अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग होता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल से अलग होता है। और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये इस मरुस्थल से यानी पश्चिमी मरुस्थल से पूर्वी मैदानी भाग से अलग होता है। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु, याद रखिएगा, पूर्वी जो मैदान है इसकी जलवायु आर्द्र है, ये बिल्कुल सत्य है। इसका ढाल दक्षिण की ओर है दोस्तों, इसका ढाल दक्षिण की ओर नहीं है, इसका ढाल पूर्व की ओर है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो अपना जल पूर्व में ले जाती है, यमुना नदी में ले जाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो सही आंसर है नंबर 2, केवल ये दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से नहीं लगती है? तो दोस्तों गुजरात से सीमा, गुजरात राज्य से जो सीमा लगती है वो राजस्थान के किन किन राज्यों से लगती है? इसमें पूछा है कौन से जिले से नहीं लगती है, कौन से जिले से नहीं लगती है। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती है। इन तीनों की जो सीमा होती है, ये 3 जिले ये हो गए। इसके अलावा डूंगरपुर एक जिला है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और इसके अलावा एक जिला और है जिसका नाम है दोस्तों सिरोही। ये जो 5 जिले हैं, इसके अलावा जालोर, 3 जिले ये, 3 जिले ये, कुल कितने जिले? 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों की जो सीमा लगती है वो सीमा किसके साथ में लगती है? गुजरात के साथ में लगती है। और जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा की जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? ये जिस प्रदेश के जलवायु के अंतर्गत आते हैं उसको कहते हैं, ए कैपिटल है और जो डब्ल्यू है ये स्मॉल है, इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसको कहा जाता है उष्ण, देखिएगा इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत प्रदेश में जो वर्षा होती है वो वर्षा 80 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है। और इसमें जो आते हैं इस जलवायु में, एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं 3 जिलों में होती है। आगे देखिएगा, पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है इसमें लाभान्वित जो जिले हो रहे हैं वो कौन कौन से जिले हो रहे हैं? दोस्तों इससे जो लाभान्वित जिले हो रहे हैं उनमें से एक जिला है बीकानेर और दूसरा जो जिला है उस जिले का नाम क्या है? नागौर। सर्वाधिक इन्हीं 2 जिलों में इस नहर का पानी उपलब्ध है। ये लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट नहर है जिसमें कुछ नागौर के और कुछ बीकानेर के जो जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। इस नहर को गजनेर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, गजनेर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, गजनेर लिफ्ट नहर। अगला देखिएगा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच जो पठारी भूमि है वो पठारी भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों भीलवाड़ा के मध्य जो पठारी भूमि है उसे ऊपर माल कहा जाता है। इस ऊपर माल कोई क्या कहा जाता है? बिजोलिया कहा जाता है, बिजोलिया। और इसी का कभी जो शुद्ध नाम था वो शुद्ध नाम क्या हुआ करता था? विजयावली। बिजोलिया को क्या कहा गया? विजयावली कहा गया। और इस यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो पठारी भाग है उसको क्या कहा जाता है? ऊपर माल कहा जाता है। एक तरफ दोस्तों सूची 1 दे रखी है, दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है। एक तरफ यानी विभिन्न प्रकार के मार्बल है और दूसरी तरफ उनके उत्पादित क्षेत्र है। दोस्तों जो सफेद मार्बल निकलता है वो सफेद मार्बल कहाँ निकलता है? मकराना में निकलता है। और जो ताजमहल का निर्माण किया गया उसके लिए जो मार्बल लाया गया वो यहीं से लाया गया था। तो नंबर बी, जो हरा मार्बल निकलता है दोस्तों, जो हरा मार्बल निकलता है वो हरा मार्बल कहाँ से निकलता है? हरा मार्बल जो निकलता है वो उदयपुर से निकलता है। उदयपुर का स्थान है ऋषभदेव, उदयपुर का स्थान है ऋषभदेव। इसके अलावा एक स्थान है जिसका नाम है गोगुंदा।
यहाँ से जो निकलता है वो हरा मार्बल निकलता है। जो पीला मार्बल निकलता है, देखिएगा, जो पीला मार्बल निकलता है, ये पीला मार्बल कहाँ निकलता है? जैसलमेर में निकलता है। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से। और जो काला मार्बल निकलता है ये बेंसलाना में से निकलता है, और जो बेंसलाना है वो कहाँ पर है? जयपुर में। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 1। अगला देखिएगा, राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? राजस्थान का जो अधिकतम क्षेत्र है वो किस ताप कटिबंध में स्थित है? राजस्थान का जो अधिकांश जो क्षेत्र आता है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण में जो बांसवाड़ा है वो बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा में उष्ण कटिबंध है। और शेष में देखिएगा, राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा इधर से बांसवाड़ा से ये इधर से निकलती है, तो कर्क रेखा वाला जो नीचे वाला भाग है वो उष्ण कहलाता है, और ऊपर वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? उपोष्ण। यानी जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा राजस्थान में 2 कटिबंधों में विभाजित करती है राजस्थान को। एक तो उष्ण कटिबंध और दूसरा उपोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है ये उपोष्ण, अधिकांश राजस्थान का क्षेत्र इसी में सम्मिलित है। राजस्थान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े टिल्लों को क्या कहा जाता है? देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के जो बड़े टिल्ले होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। जो बरखान होते हैं दोस्तों, ये रेत से बहुत बड़े टिल्ले का रूप धारण कर लेते हैं, और गजब बात इनमें ये होती है कि ये गतिशील भी होते हैं। ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, बहुत बड़े टिल्ले का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील भी होते हैं। इन्हें बरखान कहा जाता है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राजस्थान में निवास करता है? तो देखिएगा, भारत की जनसंख्या के अनुसार या भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में जो निवास करता है वो 5.66% राजस्थान में निवास करता है। और राजस्थान का जो देश में स्थान है वो 8वां स्थान है, परंतु तेलंगाना विघटन के बाद ये स्थान भारत का, राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश से जब नया राज्य बना तेलंगाना, उसके बाद में ये 7वां स्थान रह गया भारत का जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में। अगला देखिएगा, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है दोस्तों, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इनकी संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान में यदि आपसे पूछ ले कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है, तो जो हनुमानगढ़ जिला है, ये हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है। इस पर सतलज नदी पर, देखिएगा, सतलज नदी पर बनाई गई यह परियोजना, जिस पर 2 बांध भी बन रखे हैं। एक बांध जिसका नाम है भाखड़ा बांध और दूसरा बांध है जिसका नाम है नागल बांध। इस कारण इस परियोजना का नाम भाखड़ा नागल परियोजना पड़ा। असंगत को छांटिए दोस्तों, असंगत को छांटना है आपको। लोहा अयस्क डाबला सिंगाना में होता है। डाबला सिंगाना में जो कहां पर है? झुंझुनू में। ये बिल्कुल सत्य है। डाबला सिंगाना कहां पर है? झुंझुनू में। जो फेल्सपार होता है वो फेल्सपार देखिएगा, मांडो की पाल, मांडो की जो पाल है यहां पर होता है, ये भी सत्य है। दूसरा, तांबा जो होता है वो रामपुरा आगुचा में नहीं होता। रामपुरा आगुचा में सीसा और जस्ता होता है। रामपुरा आगुचा में सीसा और जस्ता। तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में होता है। एस्बोस्ट्रेस का होता है कहां पर? ऋषभदेव, जो कहां पर है? उदयपुर में। तो इसमें आपसे असंगत पूछा है, असंगत क्या होगा? नंबर 3। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वो भीलवाड़ा में पाया जाता है। भीलवाड़ा में स्थान है जैसे देखिएगा दांता, इसके अलावा भुजास और इसके अलावा बेनेडी, यहाँ पर सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। हालांकि राजस्थान में वर्तमान में नए भंडार खोजे गए हैं बांसवाड़ा और राजसमंद में, जो अभ्रक नगरी कहा जाता है।
जो अब्रक की ईंटें बनाई जाती है वो भीलवाड़ा जिले में ही बनाई जाती है, अब्रक नगरी कहा जाता है इसलिए। राजस्थान में कोयले की मुख्यतः कौन सी किस्म पाई जाती है? ये जो दोस्तों सारी किस्म दे रखी है वो कोयले की किस्म दे रखी है, लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक कोयला निकलता है वो लिग्नाइट का निकलता है। राजस्थान में इसी किस्म का सर्वाधिक कोयला निकलता है। इसके जो भंडार है वो बाड़मेर में है दोस्तों, बाड़मेर में लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। इसके अलावा लिग्नाइट आधारित जो कोयला का उत्पादित क्षेत्र है वो बांसवाड़ा है, और बांसवाड़े का एक स्थान है कपूरली घिराल, कपूरली घिराल इस क्षेत्र में, और एक स्थान है जिसका नाम है जालीपा क्षेत्र, और इस जालीपा क्षेत्र में हाल ही में यहाँ पर उत्पादन कार्य आरंभ हुआ है। लेकिन लिग्नाइट कोयले पर आधारित जो बिजली घर बनाया गया है वो बिजली घर श्री गंगानगर जिले में पहले प्रस्तावित था, लेकिन बाद में उसे ट्रांसफर कर दिया गया बीकानेर में। अगला देखिएगा, आबू खंड निम्न में से किसका हिस्सा है? राजस्थान में जो आबू खंड है ये किसका हिस्सा है? दोस्तों दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। जो दक्षिण आबू खंड एक अनियमित पठार है। आबू खंड के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो ये एक अनियमित, आबू खंड जो है दोस्तों वो एक अनियमित पठार है, और ये जो पठार है ये अरावली का उच्चतम पठार भी है। अरावली का उच्चतम पठार है, जो अधिकांश जो है वो किस जिले में? सिरोही जिले में है, अधिकांश सिरोही जिले में है। और ये अरावली का जो भाग है वो कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। अगला देखिएगा, राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा राजस्थान में दोस्तों कहां पर है? सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पर सर्वाधिक क्या निकलता है? शीशा और जस्ता निकलता है, शीशा, और इसके अलावा यहाँ पर क्या निकलता है? जस्ता निकलता है, और इनके साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर क्या मिलती है? चांदी भी निकलती है। तो दोस्तों ये जो भूगोल वाला भाग था ये हमने आज विस्तृत वाक्य सहित पढ़ा। यदि ये आपको पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और इसी तरह उत्कर्ष परिवार के प्रति आप अपना प्रेम बना कर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.